गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत व्यवहारवादी सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं यहाँ पर हम करते हैं व्यवहार की। आपने देखा होगा, आपने जाना होगा, मैं समझती हूँ कि आपने यह फील भी किया होगा, अनुभव भी किया होगा कि हम शिक्षा प्रक्रिया की मूल्यांकन प्रक्रिया को अगर छोड़ दें और हमें ये बताया जाए कि हम सबसे पहले व्यक्ति को कैसे जान पाते हैं, तो सबसे पहले जो उसे जानने का जो तरीका होता है, सबसे पहले उसकी जो इमेज है, हम कहते हैं एक कोटेशन हमारी लाइफ में है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन इट मीन्स आपका जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हो तो सबसे पहले जो उसका जो आपका व्यक्तित्व होता है ओवरऑल वह आपके सामने आता है। उसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि फला व्यक्ति कैसा है। उसके विषय में आपको किसी प्रश्न पत्र की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के अन्य मापन की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही हम उसके विषय में एक सोच बना लेते हैं कि यह व्यक्ति इस प्रकार की मानसिकता लिए हुए है, यह व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार रखता है। इस व्यवहार को ही शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके से प्रभावित किया है कि व्यक्ति के व्यवहार से ही उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वह पूरी तरह से प्रभावित होती है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसको माना है। इससे पहले हमने जाना था कि आकलन के लिए उपागम के अंतर्गत हमने जाना था, मूल्यांकन प्रक्रिया में हमने 3 बिंदु पढ़े थे कि 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव, और तीसरा होता है व्यवहार परिवर्तन। तीसरा क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन प्रक्रिया के मैंने आपको 3 बिंदु हमेशा बताए हैं कि ये 3 बिंदु होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। सबसे पहले बालक को सिखाने के लिए, बालक को आगे बढ़ाने के लिए, बालक का मूल्यांकन करने के लिए, बालक को कुछ सिखाने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो होता है शैक्षिक उद्देश्य। सबसे पहले उसके शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर ही फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा अधिगम अनुभव। बालक को अनुभव कराया जाता है, अधिगम कराया जाता है शिक्षक के द्वारा भिन्न भिन्न तकनीकियों विधियों को अपनाकर उसको अधिगम कराने का प्रयास कराया जाता है। इस प्रक्रिया में बालक के अनुभव भी बहुत अधिक मायने रखते हैं कि वह किस प्रकार सीखता है, उसके स्तर क्या है, मानसिक स्तर क्या है, उसका शारीरिक स्तर क्या है, किस प्रकार से वह अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। ये उसके अधिगम अनुभव के अंतर्गत आ जाते हैं। इस अधिगम अनुभव को परिपक्व बनाने के लिए ही हमें मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है शिक्षक को कि उसने जो तकनीकियाँ काम में ली हैं वह कितनी कारगर हुई है या नहीं हुई है तो उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। इसके साथ ही छात्र का भी मूल्यांकन किया जाता है कि अगर नहीं हो पा रही है, छात्र अधिगम नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या समस्याएं इनको सीखने में आ रही है, क्या इन विधियों के द्वारा वह अधिगम नहीं कर पा रहा है तो क्या सुधार चाहिए, उसे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या शेड्यूल चेंज चाहिए या क्या है, जो भी है वह अधिगम अनुभव के अंदर समाहित हो जाता है। तीसरा है हमारा व्यवहार परिवर्तन। जो शिक्षक प्रक्रिया का जो अंतिम बिंदु हम कह सकते हैं वह होता है, अंतिम उद्देश्य जो होता है वह होता है बालक का व्यवहार परिवर्तित करना। व्यवहार परिवर्तन में ये नहीं कि बालक को पूरी तरह से पलट दो, लेकिन हमने देखा है कि बच्चा बचपन में कुछ सीखता है, परिवार में, समाज में, शिक्षकों से, मित्रों से, अपने सहपाठियों से बहुत कुछ सीखता है। तो उसके उस व्यवहार को एक व्यवस्थित करना, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना ही इस शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मूल्यांकन का अंतिम बिंदु है। इसी के द्वारा उसके विषय में हम कल्पना कर सकते हैं। हमारे उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन से ही हमें प्राप्त होते हैं। इन तीनों को के अंदर समाहित किया गया है। बालक के उद्देश्यों को, उसका ज्ञानात्मक उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि हमारे सामान्य उद्देश्य हैं, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। इन तीनों की प्राप्ति करना ही सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है, सामान्य शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत समाहित हो जाता है। इन तीनों की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है कि उसका ज्ञान का स्तर हमें बढ़ाना है, उसका भाव संवेगों पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना हमें सिखाना है, समाज में किस प्रकार से रहना है,
परिवार में किस प्रकार से रहना है, क्या उसके नैतिक कर्तव्य हैं, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसको शिक्षा कैसे प्राप्त करनी है, शिक्षा का प्रयोग कहाँ करना है, ये सब चीज़ें भावात्मक और क्रियात्मक रूप में उद्देश्य के अंतर्गत समाहित हो जाती है। इन सब की प्राप्ति के लिए मैंने आपको बताए थे व्यवहारात्मक उपागम मैंने बताए थे कि व्यवहारात्मक उपागम में हमने इनको विभाजित किया था, ज्ञान उद्देश्य, कौशल उद्देश्य, अभिवृत्ति, मूल्यों का विकास उद्देश्य आदि, ये नैतिक मूल्यों का विकास, इन सब चीज़ों को इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है व्यवहारात्मक उपागम के द्वारा। मैंने बताया कि सबसे पहले हम व्यक्ति का मूल्यांकन है, व्यक्ति की जो पहचान है उसके व्यवहार से कर लेते हैं कि फला व्यक्ति इस प्रकार का एटीट्यूड रखता है, इस प्रकार के व्यक्तित्व से वह निर्मित है। तो इस व्यवहार को ही हमें सबसे ज़्यादा परखना है, पहचानना है। इसके लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं, अनेक उद्देश्य, अनेक सिद्धांत अपनी शिक्षा मनोविज्ञान में प्रतिपादित किए हैं। आज हम उनका अध्ययन करेंगे कि सबसे पहला हम कह देते हैं व्यवहार पर आधारित कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पास पावलोव। नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। ये एक कैसे है, रूसी मनोवैज्ञानिक, ये हैं रूसी मनोवैज्ञानिक। जिन्होंने किस पर प्रयोग किए, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किए। यानी जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए ना, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग अपने जानवरों पर किए हैं, जो कि उन्होंने बालक के शैक्षिक निहितार्थ में उन्होंने उनका अर्थ समझाया है। एक तो पावलोव थे जो कि व्यवहारवादी सिद्धांत को इन्होंने अपनाया, एक थे हमारे स्किनर, एक थे हमारे वॉटसन। इसने खरगोश के बच्चों पर किए, इन्होंने चूहे पर किए, खरगोश के बच्चों पर किए, और इन्होंने क्या किए, चूहे पर, इन्होंने किए कुत्ते पर। अब देखिए इन्होंने कुत्ते पर कैसे प्रयोग किए। ये हम कह सकते हैं कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है पावलोव का, वह अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की श्रेणी में आता है। इसे हम कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसे हम कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। किसको, पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किए उसे हमने नाम दिया है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी नाम देते हैं। सबसे पहले हम इसका ही अध्ययन करेंगे। देखिए इसे हम कहते हैं क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन कंडीशनिंग। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसका अर्थ क्या है? इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले जो बात आती है, इसका जो सबसे पहला आधार है वह है इसमें हमें कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है वह किसी बात विशेष, जो इसका मूल आधार है किस पर आधारित है, या व्यक्ति विशेष को लेकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। आपने देखा होगा आपके जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी जो आपको कई घटनाएं तो सुख पहुंचाती हैं, बहुत सुखद अनुभूति उनको याद करके होती है, और कई ऐसी बातें या व्यक्ति होते हैं जिनको देखते ही इरिटेशन हो जाती है, चिढ़ होने लगती है, व्यक्ति चिढ़ने लगता है। ऐसी बात विशेष के याद आ जाने से या व्यक्ति विशेष के सामने आ जाने से, उसके विषय में चर्चा आ जाने से व्यक्ति चिढ़ने लगता है, गुस्सा करने लगता है, उसके व्यवहार में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, उसकी जो सारी क्रियाएं वह असहज हो जाती हैं। वही इसका आधार है। अब देखिए कि व्यक्ति को ऐसा करने से अंदर से मतलब एक ऐसी भावना निकलती है, ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि वह चिढ़ जाता है।
देखिए किसी आप 2-4 व्यक्ति फ्रेंड्स भी होंगे आपके, आपने देखा होगा हम कभी कभी किसी व्यक्ति को किसी नाम से चिढ़ाते हैं, जैसे सोहन। अब किसी व्यक्ति का नाम है सोनू और हम उसे कह रहे हैं सोहन है, तो सोहन मीन्स, और सोहन कहने से वह सोनू क्या कर जाता है, चिढ़ जाता है। क्यों चिढ़ता है? अब इसका कारण कि हो सकता है वह सोहन की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो कि सबको ऐसा पता हो, जिनको जो कि उसके व्यक्ति के व्यवहार में, उस सोनू के व्यवहार में चिड़न उत्पन्न कर रही हैं, यानी उसे नकारात्मक विचारों की ओर धकेल रही है, चिढ़ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं जो हमें याद आ जाती हैं तो हम उनका सामना नहीं कर पाते, सामना करना नहीं चाहते। तो चिढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई ना कोई बात जरूर हुई होती है, कोई ना कोई घटना जरूर घटित हुई होती है, या कोई उस व्यक्ति से उसका ऐसा संबंध होता है कि उसको याद करने से उसके एक्सपीरियंस चेंज, उसके जो फेस एक्सप्रेशन है वह पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तो इस व्यवहार को ही, और ऐसा व्यवहार व्यक्ति का अचानक नहीं होता है कि मैंने किसी से सोहन कह दिया और वो चिढ़ गया, ऐसा नहीं होता है, अचानक नहीं होता है। उससे संबंधित धीरे धीरे छोटी छोटी बातें उसके मन में क्या हो जाती हैं, घर करने लग जाती हैं, जिससे ऐसा रिएक्शन उसका आता है। अतः किसी अप्रिय घटना को याद करके, किसी बात को, किसी व्यक्ति को सुनते ही उसे किसकी अनुभूति होती है, फिर दुख की अनुभूति होती है। कैसी अनुभूति होती है? दुख की अनुभूति होती है। और कई घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनको याद करके, ऐसे जिनसे हम कहते हैं अपने जीवन के मनोरम पल, तो मनोरम पल उनको याद करके हमें किसकी अनुभूति होती है? सुख की अनुभूति होती है। कई ऐसी घटनाएं जिनको याद करके दुख की अनुभूति होती है, कई ऐसी घटनाएं जिनको याद करके सुख की अनुभूति होती है। दोनों ही अपने जीवन से, भूतकाल से संबंधित हैं, कि जिनका स्मरण मात्र ही हमारे व्यक्तित्व को चेंज कर देता है, हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देता है। इसलिए ये उदाहरण दिया गया है, इससे यह साबित होता है, मैं जो बता रही हूँ कि दुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति, उससे साबित होता है कि जो व्यक्ति का जो मानव जीवन का जो आधार है, मानव इस सिद्धांत का, व्यवहारवादी सिद्धांत का जो मूल आधार है, इसका मूल आधार है वह व्यक्ति का, मानव का परिस्थित्यानुकूल व्यवहार, मानव का परिस्थिति अनुकूल व्यवहार, ये होता है इसका परिस्थिति अनुकूल व्यवहार। इसलिए इसे व्यवहारवादी सिद्धांत की संज्ञा दी गई है, यानी कि मानव उसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है जिस प्रकार की परिस्थितियां उसके जीवन में घटित होती हैं। इस सिद्धांत का, पावलोव के व्यवहारवादी सिद्धांत का यही मूल आधार है, मानव का परिस्थित्यात्मक व्यवहार, परिस्थितियां अनुकूल व्यवहार। अब देख लिए, ऐसे व्यवहारवादी सिद्धांत को मानने वाले अनेक मनोवैज्ञानिक मैंने आपको बताया, स्किनर हुए जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किए, और वॉटसन हुए जिन्होंने खरगोश के बच्चों पर प्रयोग किए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को। देखिए इन्होंने कैसे अपने आप को इसका विश्लेषण किया। ये कहते हैं कि सीखना एक उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। व्यक्ति का जो सीखना है वह क्या है? व्यक्ति का सीखना, जैसे सीखना क्या है? सीखना उद्दीपक और प्रतिक्रिया। सीखना क्या है? उद्दीपक है और प्रतिक्रिया है, यानी कोई ना कोई उद्दीपक उसके सामने होगा, व्यक्ति के सामने, और उसके अकॉर्डिंग वह क्या करेगा? प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार, पावलोव के व्यवहारवादी सिद्धांत का ये कहना है कि जो सीखना है, व्यक्ति क्या सीखता है? जो भी सीखता है वह उद्दीपक और प्रतिक्रिया के माध्यम से ही सीखता है। कि मैंने आपको यहाँ बताया कि व्यक्ति के वर्तमान जो व्यवहार है, व्यक्ति का जो
बिहेवियर है वह उसकी पिछली घटनाओं को प्रभावित करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जानवर से डरे हुए होते हैं, किसी ने हमारे ऊपर आक्रामक हमला किया हुआ होता है, लेकिन समय के साथ वो घाव भी भर जाते हैं और हम बड़े भी हो जाते हैं, मैच्योर भी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर वो डर बैठा हुआ रहता है, वह प्रतिक्रिया हमारे अंदर बैठी हुई रहती है, वह प्रतिक्रिया हमारी वैसी ही रहती है जो सेम पहले जैसी, कि उस व्यक्ति के या उस जानवर के सामने आते ही हमें डर महसूस होता है, हम भाग जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं, ये चीज़ें होना। तो उद्दीपक और अनुक्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत यही कहता है कि व्यक्ति के सामने पहले सीखना व्यक्ति के उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। एक प्रकार से कोई ना कोई घटना उसके जीवन में हुई होती है, उसके अनुकूल ही वह प्रतिक्रिया करता है। देखिए इस पावलोव ने अपना प्रयोग एक किस पर किया, भूखे कुत्ते पर किया, जो कि भूखा था पूरी तरह से। इन्होंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। किसको? कुत्ते को। ये कुत्ता हम इसको कह सकते हैं। इस कमरे में एक खिड़की थी जहाँ से वह बाहर की ओर देख सकता था। कौन? कुत्ता। अब ये विंडो है, बाहर की ओर ये है, देख सकता था। यहाँ पर इन्होंने रख दिया गोश्त खाना। इस कुत्ते की लार ग्रंथि को इन्होंने एक नली से नियोजित कर दिया कि इसे आसानी से मापा जा सके। नली, ठीक है। इन्होंने भूखे कुत्ते पर, एक कमरा पूरी तरह से बंद था, केवल एक विंडो थी जिसे यह देख सके, खाने को देख सके, और वहाँ उस कमरे का वातावरण पूरी तरह से क्या था? शांत था, यानी और कोई उद्दीपक उसको सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही दिखाई दे रहा था। चूंकि यह भूखा था तो सबसे पहले खाने को देखकर इसके मुंह में क्या आया? इसके फेवरेट खाना था, भूखा कुत्ता था, तो क्या उत्पन्न होगी? लार उत्पन्न होगी। जैसे मुझे कह दे हाँ भाई रसगुल्ला है, सफ़ेद रसगुल्ला है, तो वो लार उत्पन्न करता है, यानी मन ललचाना, जी ललचाना, जिसे हम खाना ही चाहते हैं, ऐसी लार इसकी उत्पन्न हुई। उसको पावलोव ने एक नली में एकत्रित कर लिया। ठीक है, नली में एकत्रित कर लिया। अब नली में एकत्रित करने के बाद ये क्रिया दूसरी बार जब दोहराई गई तो भोजन के साथ एक घंटी बजाई गई। घंटी बजाई गई। भोजन के साथ क्या बजाई गई? घंटी बजाई गई। तो कुत्ते को क्या एक बार कुत्ते ने देखा कि भोजन मिल रहा है और घंटी बजने पर मिल रहा है। यह प्रोसेस कई बार दोहराई गई। भोजन के साथ घंटी को बजाना, भोजन के साथ घंटी को बजाना, ये प्रोसेस कई बार दोहराई गई और उसकी लार को बार बार मापा गया। एक समय ऐसा आता है कि कुत्ते को क्या नहीं दिया जाता? भोजन नहीं दिया जाता। क्या बजाई जाती है? केवल घंटी बजाई जाती है। एक समय ऐसा आता है, बार बार जब घंटी, भोजन के साथ घंटी बजाई गई और उसकी लार को नापा गया। सबसे पहले जब खाली खाना दिया गया तो उसकी लार को नापा गया। एक समय ऐसा आया जब उसको भोजन नहीं दिया गया, केवल क्या बजाई गई? घंटी बजाई गई। तो भी कुत्ते के अंदर, कुत्ते के मुंह में उतनी ही लार उत्पन्न हुई जब पहले उसने भोजन को देखा था। भूखे होने पर जैसी लार उत्पन्न हुई, वही लार घंटी की आवाज़ से उसके मुंह में उत्पन्न हुई। यानी कि कुत्ते का उसकी घंटी की आवाज़ से अनुबंधन हो गया। अनुबंधन हुए से मालूम होता है कि कुत्ते के सामने गोश्त रखना एक उद्दीपक, स्वाभाविक सहज उद्दीपक है, और घंटी का बजना, यानी इससे क्या साबित हुआ कि गोश्त रखना या भोजन रखना, कुत्ते के सामने भोजन रखना क्या है? भोजन तो क्या है? स्वाभाविक और सहज उद्दीपक। स्वाभाविक और सहज उद्दीपक क्या है? भोजन। जबकि घंटी का बजना क्या है? घंटी का बजना क्या है? घंटी का बजना क्या है? अनुकूलित या कृत्रिम उत्तेजक। भाई अमूमन घंटी को देख के किसी के मुंह में लार उत्पन्न नहीं होती, तो इसलिए कृत्रिम उत्तेजक है।
और जबकि ये क्या है, भोजन स्वाभाविक और सहज है, क्योंकि भोजन को देख के कोई भी भूखा व्यक्ति होगा उसके मुंह में लार उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन कुत्ते के मुंह में घंटी को बजने के साथ, खाली बिना भोजन को देखे घंटी की आवाज़ से ही क्या हो गई, लार उत्पन्न हो गई, तो वह अनुकूलित या कृत्रिम उत्तेजक की श्रेणी में आ गया। अब देखिए ये प्रयोग, ये जो पावलोव है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक पावलोव है, रूसी मनोवैज्ञानिक, वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि इस प्रयोग से साबित होता है कि जिस प्रकार कुत्ते के आदतों को, कुत्ते के भावनाओं, उसकी लार ग्रंथियों को असहज उद्दीपक के साथ सहजता स्थापित कर दी गई, वैसे ही किसी भी बालक को कुछ सिखाना हो, किसी भी बालक को कुछ सिखाना हो, अच्छी आदतें सिखानी हो, तो किसी उद्दीपक का, कृत्रिम उद्दीपक का अनुबंध स्थापित करके सिखाया जा सकता है। यानी किसी भी बालक में जब अच्छी आदतों को सिखाना हो, उद्दीपित करना हो, जगाना हो, तो उसे अच्छा उत्तेजक दे देना चाहिए, अच्छे उत्तेजक के साथ उसे सिखाना चाहिए। जैसे आपने देखा है, यह घंटी की आवाज़ से लार उत्पन्न क्यों हुई, क्योंकि उसको साथ में क्या मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, जो कि उसका फेवरेट था। उसी तरह व्यक्ति में, छोटे छोटे बच्चों में आदतों का निर्माण इसी आधार पर किया जा सकता है। जैसे उनको आपने देखा होगा, नींद लाना है, अब चला के तो कोई व्यक्ति सो नहीं सकता, कि भाई बच्चा भी है वो नहीं सोता है, तो माँ लोरी गाती है, उसकी प्रशंसा करती है, उसको लालच देखती है, चॉकलेट का लालच देती है, किसी फेवरेट चीज़ का, खिलौना का लालच देती है, या जो भी है, कहीं बाहर घुमाने ले जाने का लालच देती है। तो इस प्रकार उसको उद्दीपक दिए जाते हैं और बालक उसी के अनुकूल क्रिया करने लगते हैं। जैसे कोई बालक सो नहीं रहा है तो उसे लोरी गा के सुला दिया, हाँ नींद आ गई, उसको उसकी नींद को उससे अनुबंधित कर दिया। या कोई बालक पढ़ाई नहीं कर रहा है, भाई आप खेल, आप चॉकलेट लो, आपको चॉकलेट दी जाएगी, अगर आपने ये लर्न कर लिया तो आपने ये याद कर लिया। तो इस प्रकार से उसमें अनुबंध स्थापित किया जाता है। तो बालक को वही बाद में वह क्रिया आदत के रूप में, और इस प्रकार के बार बार के अनुबंधन से क्या होता है, बालक में वही आदत विकसित हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वह कृत्रिम उद्दीपक को ना देने के बाद भी उसकी आदत काम करने की पड़ जाती है, होमवर्क को अपने आप याद करने की पड़ जाती है, या वह समय उसका निर्धारित हो जाता है धीरे धीरे, जिससे वह सो सके, उसको उसी समय नींद आने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं मनोवैज्ञानिक कि इस प्रकार से किसी भी बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण इससे किया जा सकता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ देखिए, शैक्षिक निहितार्थ ये शिक्षा में कैसे उपयोगी है। शैक्षिक निहितार्थ में देखिए, आपने देखा होगा बच्चे जब कहते हैं आजकल बच्चों की संगत खराब हो गई है, क्या हो गई है, संगत खराब होने का मतलब है जो आदतें हम बच्चे में नहीं देखना चाहते, वह उन आदतों का विकास बच्चे में हो रहा है। तो इनके कई अवांछनीय जो आदतें वह भी इनके इसके द्वारा डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं संगी साथी से भी कोई अवांछनीय उद्दीपक, उसे हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, यानी नहीं चाहने वाली अवांछित आदतें भी बालकों में विकसित नहीं हो। इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि बालक किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ रहा है, ऐसा व्यवहार तो वह नहीं सीख रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब खेलते हैं और एक बच्चा अपनी मम्मी को थप्पड़ मार देता है खेल खेल में, या कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो अब जो दूसरा बच्चा है वह भी घर आके ऐसा ही रिएक्शन करता है, ऐसा ही व्यवहार प्रस्तुत करता है। जब उसे धमकाया जाता है कि नहीं, बड़ों से ऐसे बातें नहीं करते हैं, अपनी मम्मा का ऐसे अनादर नहीं करते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं, इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, या जो भी सिखाया जाता है वह उल्टा मन से सवाल करते हैं कि नहीं, वो तो अपनी मम्मी के साथ ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इन बातों का हम निराकरण, इन समस्याओं का हम समाधान इस प्रकार अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा भी कर सकते हैं। इस बात का पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए
कि उन्हें किसी भी गलत काम की, गलत बात के लिए तो उद्दीप्त नहीं किया जा रहा है। कहीं इसके लिए माँ बाप को उनके साथियों का, उसकी मित्र मंडली का, उसके परिवेश का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत ये कहता है, व्यवहारवादी सिद्धांत, कि बालक दूसरे बालक को देख के, दूसरे की क्रिया के द्वारा स्वयं अनुक्रिया करने लगता है। दूसरा है, बच्चों में स्वस्थ आदतों के निर्माण के लिए किसी भी बाह्य या आंतरिक उत्तेजक के माध्यम से उन्हें उस समय तक उत्प्रेरित किया जाए जब तक कि वह आदत में न बदल जाए। स्वस्थ आदतों के निर्माण के लिए दूसरा निहितार्थ क्या है इसका शिक्षा में उपयोग? स्वस्थ आदतों का निर्माण। स्वस्थ आदतों के निर्माण के लिए बालकों के साथ बार बार दोहराई जाए, वह आंतरिक और वह बाह्य उत्तेजक बार बार दोहराई जाए जब तक कि वह स्वयं उस कार्य को करने के लिए प्रेरित ना हो जाए। ये क्या, या बालक की स्वयं की खुद की इच्छा से करने की वह आदत ना बन जाए। ऐसा इस व्यवहारवादी सिद्धांत कहता है कि जैसे कोई बालक है, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग विश करके नहीं आता है, गुड मॉर्निंग विश करके नहीं आता है, मतलब अपने माँ बाप के पैर छू के नहीं आता है। तो कई विद्यालयों में ऐसा सिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को कि सबसे पहले जब आप विद्यालय आते हो तो पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करो। अब गुरुजनों को प्रणाम करवाने का मतलब है उन्हें सिखाया जाता है, बार बार ये अब उसमें आदत ऐसी विकसित हो जाती है कि नहीं, मुझे कहीं जाना है तो पहले मुझे नमस्कार करना है हर किसी को, अपने से बड़ों को। उन्हें सिखाया जाता है डेली की डेली कि आपको सबसे पहले जब आप अपने से बड़ों से मिलते हो तो उनका पैर छूकर आपको नमस्कार करना चाहिए। जब आप घर से निकलते हो तो अपने माता पिता के पैर छूकर आपको प्रणाम करना चाहिए। ये आदतें तब तक, ये व्यवहार तब तक दोहराया जाना चाहिए जब तक कि बालक में स्वतः ही स्व प्रेरणा से बिना कहे ही पैर छूने की आदत नहीं पड़ जाए। यानी इसके द्वारा, इस व्यवहार के माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से बालकों में स्वस्थ आदतों का निर्माण भी किया जा सकता है, उसे प्रेरित किया जा सकता है। अच्छे कार्य के लिए विद्यार्थियों की पुस्तिकाओं में सुंदर, अच्छा, बहुत अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों की राइटिंग बहुत बेकार होती है, राइटिंग बहुत बेकार होती है और वे बहुत गलत सलत लिखते हैं और नीट एंड क्लीन काम नहीं करते हैं। तो उनकी कॉपी में अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा लिखता है, लिखने का प्रयास करता है, तो उसमें मोटिवेट उसे करना चाहिए बालक को। अच्छा डाल दिया, बहुत अच्छा डाल दिया, ये ऐसे इस प्रकार, जैसे अगर वह सुधारात्मक तरीके पे जा रहा है, सुधारात्मक रास्ते पे जा रहा है, तो उसे और अधिक मोटिवेट किया जाना चाहिए। यह व्यवहार, ये सिद्धांत ये कहता है कि उसे बार बार पुनर्वलन देने से भी वह कार्य करना, अच्छा कार्य करना सीख जाता है। और यह भी कहता है कि बच्चों से कई बार ये कह देते हैं कि नहीं, तो रहने दे इस काम को, तेरे से नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो। ऐसे शब्द बच्चों से नहीं कहने चाहिए, क्योंकि जो नहीं शब्द है वह बालक के माइंड को पंच करता है और वह अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। कमज़ोर महसूस करेगा तो अपने आप ही उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी और वह उस कार्य को कभी करने का प्रयास नहीं करेगा। छोटे बच्चों के लिए प्यार और प्रशंसा, हम कहते हैं प्यार में जो ताकत है वह लड़ाई में नहीं है। प्यार से हम छोटे बच्चों से कोई भी काम करा सकते हैं, अच्छा बेटा ये काम करो, लेकिन प्यार और प्रशंसा एक सीमा तक ही कार्य करते हैं, एक निश्चित सीमा होती है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी गलत आदत और उसकी गलत तो कुछ आपको एक्टिविटी दिख रही है, उस पर भी आप प्यार से काम लेते हो, उसकी प्रशंसा से काम लेते हो, तो वह बालक 100% गलत रास्ते पर चला जाएगा। यह प्यार और प्रशंसा छोटे बच्चों के लिए कारगर है, लेकिन हर जगह ये कारगर नहीं है। बार बार इसका प्रयोग, इसका एक सीमा में ही प्रयोग होना चाहिए। ये भी एक ऐसे शब्द हैं जो कि अच्छे अनुबंधन के लिए आवश्यक हैं। कभी कभी अच्छे शिक्षक की कक्षा में प्रवेश करते ही देखिए सबसे पहला प्रभाव होता है विद्यालय पहुंचने पर। आपने देखा होगा जब विद्यालय जाता है बच्चा परिवार से निकलकर, तो जो अभी तक तो वह अपने माता पिता के इशारे पर चलता है कि माता पिता ने जो कह दिया, माता ने जो कह दिया, खासकर वह उसके लिए पत्थर की लकीर हो गया, वह सर्वमान्य तथ्य हो गया, सत्य हो गया, उसी बात को वह सत्य मानता है। लेकिन जब बच्चा घर से निकलकर विद्यालय पहुँचता है तो वह अपने टीचर को अपना सर्वे सर्वा मानने लग जाता है। यानी टीचर ने जो कहा है वही उसके लिए सर्वमान्य सत्य है। आप देखते हैं, हम बच्चों को घर आते हैं और अगर कोई गलत बात है हम कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं ऐसे होगा,
नहीं, मेरी मैडम ने ऐसा कहा है, मैडम ने सर ने जो भी है कि ऐसा कहा है। इट मीन्स वह अपने टीचर को आदर्श मानता है, वह अपने टीचर को सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानता है कि हाँ यही सब कुछ जानते हैं। तो बालक टीचर को अपने आप में ऐसा होना चाहिए कि वह बालक के सामने कोई ऐसी अनर्गल बातें नहीं करे, ऐसा व्यवहार प्रस्तुत नहीं करे जो कि छात्रों के दिमाग पर गलत प्रभाव डाले। यहाँ पर शिक्षक को छात्रों से एक आदर्शात्मक तरीके से ही बात करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक के व्यवहार का जो प्रभाव है बालक पर बहुत अधिक पड़ता है। तो ये थे इसके शैक्षिक निहितार्थ किसके, पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के। अब देखिए ये व्यवहारों से ये कहते हैं, यही कहते हैं पावलोव कि इस प्रकार के अनुकूलित अनुक्रिया करके किसी भी उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, अच्छा और बुरा कुछ भी सिखाया जा सकता है। अवांछनीय व्यवहार, ऐसा नहीं है कि यह वांछित व्यवहार ही सीखेगा, यहाँ पर वह अवांछित व्यवहारों को भी सीख सकता है। कौन, बालक। अगर उसकी संगी साथी जो कि उसे उसका फेवरेट दोस्त है, जो उसका घनिष्ठ मित्र बन चुका है, उसमें अगर गलत आदत है, जैसे आपने आजकल की युवा पीढ़ी को देखा होगा, सिगरेट पीने का, ड्रिंक करने का, कोई और नशा करने का, इस प्रकार की जो गलत आदतें हैं वह उसमें आसानी से घर कर जाते हैं, क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांत यही कहता है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर। एक दूसरे को देख के प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। किसी को देख के अच्छी आदतों का भी विकास किया जा सकता है और गलत आदतों का भी विकास किया जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात है कि बालक को वही व्यवहार प्रदर्शित किए जाएं, वही व्यवहार बार बार प्रदर्शित किए जाएं जिनका जब तक कि उसकी उनमें आदत ना डल जाए। समझती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।